हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 11th की फिजिक्स में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी जो नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है उसमें भौतिक जगत चैप्टर को हटा दिया गया है तथा प्रतिशत त्रुटियां जो पढ़ी जाती थी, विभाजन में त्रुटियां, योग में त्रुटियां, भाग में त्रुटियां, गुणन में त्रुटियां, ये भी चैप्टर हटा दिया गया है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो जो नया सिलेबस आया है उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है मापन। जो पहला टॉपिक है उसमें मापन है। यूनिट 1 में जो पहला चैप्टर है वो है मापन। तो मापन के बारे में हम पहले स्टार्ट करें, इसके पहले हम थोड़ा सा साइंस के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जो विज्ञान शब्द है जिसको हम साइंस कहते हैं, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया। साइंटिया इससे संबंधित है। साइंटिया ऐसे लिख लेते हैं, साइंटिया। लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, इससे संबंधित, और इसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जानना। यानी वस्तुओं को जानने की जिज्ञासा ही एक भौतिकता को या भौतिकता को जन्म देती है। भौतिक विज्ञान इसी विज्ञान की एक ब्रांच है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर जो ज्ञान का क्रियान्वयन है या उसकी जो आधारभूत श्रृंखलाएं हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। एक बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं जेबी कोनांट। उन्होंने विज्ञान के ऊपर एक अच्छी डिफिनीशन दी है कि मानव द्वारा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों से प्राप्त ज्ञान की वो अंतर्ग्रंथित श्रृंखला जो आने वाले समय के लिए उपयोगी हो, वही विज्ञान है। विज्ञान वही सार्थक है जो आने वाले समय के लिए उपयोगी हो। विज्ञान की उपयोगिता आज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा है। जो मानव की जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने का अगर कोई प्रयास है, अगर कोई ठोस कदम है, तो वो है साइंस, विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत हम चंद्रमा तक की यात्रा करने में सक्षम हैं। विज्ञान के अंतर्गत बड़ी बड़ी मिसाइलों को, बड़े बड़े सिस्टम्स को, राडार को बनाने में हम सक्षम हैं। अपने देश में रहकर 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर तक की मार करने वाली मिसाइलों को बनाने में सक्षम हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो प्रौद्योगिकी है विज्ञान के अंतर्गत, ये बहुत आधारभूत इसका ढांचा है। तो विज्ञान एक जानने का विषय है। वस्तुओं की जिज्ञासाओं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके विषय में अगर आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो समझ लीजिए एक विज्ञान ही है। हमारे परिवेश में जितनी भी चीजें हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंधित है। हमने एक तार लगा के, एक तार से कनेक्ट करके एक होल्डर लगा के एक बल्ब लगा दिया, बटन दबा दिया, बल्ब जल गया। विज्ञान से काफी कोरिलेटेड है, क्योंकि विद्युत धारा किसी तार में कैसे प्रवाहित हो रही है, बटन दबाते ही बल्ब कैसे जल जा रहा है, बटन दबाते ही पंखा कैसे चल जा रहा है। तो ये सब एक नए विज्ञान, जो जिसको हम आज कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, नए विज्ञान की ओर हमारी तत्परता, हमारी जिज्ञासा एक नए विज्ञान को जन्म देती है। और मानव जितनी जिज्ञासाओं को बढ़ाता जाएगा, एक विज्ञान के प्रति एक नए नए विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते जाएंगे। अभी आपने देखा हमारे देश ने रसिया से प्राप्त किया हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम
किस राडार प्रणाली पे किस प्रकार काम करता है, उसका विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। विज्ञान ने कितनी प्रगति प्राप्त की है। मिसाइलें ईयर टू ईयर मार करने वाली हैं, सतह से सतह मार करने वाली कितनी मिसाइलें हैं। ऐसे कई डिफेंस के क्षेत्र में हो, नेविगेशन के क्षेत्र में हो, एनी वर्किंग प्रोसेस ऑन दिस लाइफ, वो साइंस से कोरिलेटेड है। तो विज्ञान हमें प्रयोग और प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञान का एक अद्भुत संग्रह कराता है। उसी के क्षेत्र में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय भी देखते हैं। हालांकि वो एनसीईआरटी ने उस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। सर आइजैक न्यूटन किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, और देखा कि पेड़ से सेब नीचे गिर रहा है। हर व्यक्ति सेब के पेड़ के नीचे बैठ सकता है, आम के पेड़ के नीचे बैठ सकता है। क्या इसके पहले सर आइजैक न्यूटन के पहले लोग नहीं बैठते होंगे? जरूर बैठते होंगे, लेकिन विचारों की समरसता ही नए आविष्कार को जन्म देती है। ये सर आइजैक न्यूटन के दिमाग में कैसे आया कि पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही है, तभी वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है। तो भी एक विज्ञान का जन्म हो गया। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया कि जो है स्ट्रीम कैसे बनती है, भाप कैसे बनती है, उस भाप से इतना प्रेशराइज्ड जो फॉर्म जनरेट होता है, उससे रेलगाड़ी का आविष्कार हो गया, भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। और मानव ने अपनी जिज्ञासाओं की, प्रगतियों की, आकांक्षाओं की एक ऐसी प्रतिपुष्टि तैयार की है जिसमें आज जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेनें चल रही जो मैग्नेटिक फील्ड पर आधारित हैं। काफी स्पीड 600-700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं। तो ये भी विज्ञान का जो क्षेत्र है, ये बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र है, और विज्ञान की कोई सटीक परिभाषा आप दे नहीं सकते, इसका क्षेत्र ही इतना बड़ा है। लेकिन जानकारी के लिए हमें जानते हैं कि विज्ञान मानव द्वारा प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान की एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसा समन्वय है, एक ऐसा क्रियान्वयन है जो आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ नया करता जा रहा है। तो ये विज्ञान है। उर्दू का एक शब्द है इल्म, उसका भी अर्थ होता है जानना। अरबी का शब्द है, उसके भी अर्थ होते हैं जानना। वैसे ही लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ है जानना। और इसी विज्ञान से भौतिक ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है। भौतिक विज्ञान का, जिसमें हम भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक परिघटनाओं, द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम थोड़ा सा, मैं आपको भौतिक जगत चैप्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, थोड़ा सा उसके बारे में बताकर तब नए चैप्टर पे चलता है। भौतिक विज्ञान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है फ्यूसिस। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। केवल इतना जानिए कि ग्रीक भाषा का शब्द फ्यूसिस है, फ्यूसिस, जिससे साइंस का जन्म हुआ, भौतिक विज्ञान का जन्म। अब इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा, दो चीजों का अध्ययन करते हैं। द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला सकते। देखिए, द्रव्य और द्रव दो अलग चीजें हैं। द्रव्य क्या है? इसको हम पदार्थ भी कहते हैं, पदार्थ, मैटर। और ऊर्जा क्या है? ये तो वर्क डन, टोटल वर्क डन इज नोन एज द एनर्जी। कार्य करने की हाई एफिशिएंसी ऑफ टोटल वर्क डन इज नोन एज द एनर्जी। कार्य करने की दक्षता या क्षमता ही उसकी ऊर्जा कहलाती है। तो द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। यह सिद्धांत केवल ऐसे कहने वाला नहीं, इसको दिखाया गया बाई प्रयोग द्वारा कि हाँ, इतनी ऊर्जा जनरेट होती है और किसी पदार्थ के भीतर से द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है।
इस सिद्धांत को किसने कहा? एक महान साइंटिस्ट है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को बताया। तो द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य, और एक अच्छा सा उन्होंने सूत्र दिया, E बराबर mc²। ये सूत्र उन्होंने दिया, जहां m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। c क्या है? प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 3×10⁸ मीटर ट्रेवल कर जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान का स्ट्रक्चर। अच्छा, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात कर लें। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसका क्षेत्र क्या है? दो तरीके से इसके क्षेत्र को देख सकते हैं। एक तो इसका क्षेत्र है स्थूल, और एक इसका क्षेत्र है सूक्ष्म। स्थूल को हम कहते हैं माइक्रोफिजिक्स, और इसको कहते हैं माइक्रोफिजिक्स। अब ध्यान दीजिए, दोनों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो आपका स्थूल फिजिक्स है, इसके अंतर्गत बड़े बड़े पिंडों जिसका द्रव्यमान बड़ा बड़ा हो और काफी दूरी पर स्थित हो, इनके बीच ऐसे पिंडों का अध्ययन करते हैं, उनके बीच लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को इसमें पढ़ते हैं, न्यूटन की यांत्रिकी है, कैपलर के नियम है, ये सब जिस फिजिक्स में पढ़े जाते हैं वो सब क्या होती है? माइक्रो फिजिक्स कहते हैं, स्थूल फिजिक्स कहते हैं, स्थूल भौतिकी कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म भौतिकी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये आपकी जो है माइक्रो फिजिक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों को हम पढ़ते हैं। जो सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 10⁻⁻90, प्रोटॉन पर +1.6 10⁻⁻90, न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। उदासीन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर द इक्वल, ये उदासीन होता है। तो ये कण कहीं नए कणों से मिलकर नहीं बने, एक क्वार्क है, क्वार्क कण है, क्वार्क कण, इनसे मिलकर ये बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जनरेट हुई है यहां से। तो ये काफी, इनका क्षेत्र ये नैनोमीटर टाइप के हो सकते हैं। देखिए 10⁻⁻19 एंगस्ट्रॉम की टाइप के हो सकते हैं, काफी माइक्रो टाइप के हो सकते हैं। तो ये सूक्ष्म कणों में जिसमें नाभिकीय बल है, नाभिकीय परिघटनाएं हैं, इन सब का अध्ययन हम जिस भौतिकी में करते हैं उस भौतिकी को सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं, माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। तो इन दोनों फिजिक्स को हम लोग इसमें समझ सकते हैं। थोड़ा सा सिलेबस में मैं और देख लेता हूं, जो भी चीजें हैं पहले चैप्टर में उनको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। इसमें जो पहले चैप्टर में चीजें दी गई हैं, भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया ही, और भौतिक विज्ञान की उत्तेजना, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि आज हम इतनी प्रगति पर है कि हम चंद्रमा तक की यात्रा, ऐसे ऐसे सिस्टम को बना लिए हैं, उत्तेजना ही तो है। अच्छा, इसमें इसके क्षेत्र में जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बलों का अध्ययन भी है जिसको मूल बल कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्रकृति में 4 मूल बल है, थोड़ा सा इनके बारे में भी आप जानकारी रखिए। प्रकृति में मूल बल का मतलब और सारे बल इन्हीं से निकले हुए हैं। मूल बल ये फंडामेंटल फोर्स है प्रकृति में। मूल बल तो फंडामेंटल फोर्स ऑन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं? देखिए, प्रकृति में 4 ही मूल बल हैं, और ये किसी न किसी कण के विनिमय से जनरेट हुए हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल।
और दूसरा जो बल है ये है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल। विद्युत चुंबकीय बलों से प्रबल नाभिकीय बल 100 गुना ज्यादा होते हैं। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। और अगला बल है क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल, ये प्रकृति में 4 मुख्य रूप से मूल बल हैं, और ये जो चारों मूल बल हैं, ये मूल बल से ही सारे बल निकले हुए हैं, जनरेट हुए हैं। तो पहला जो आपका बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आप जानते हैं, इस पर एक नियम है, F बराबर G m1m2/r², दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना 100 गुना ज्यादा होता है। ऐसे क्षीण नाभिकीय बल, ये बीटा कणों के, कोई भी परमाणु अपने भीतर से जो बीटा कणों को निकालता है, इसका मतलब उसके भीतर कोई दुर्बल बल है, या कह सकते हैं क्षीण नाभिकीय बल है, जो उसको स्थायी रूप से बना नहीं पाता। कुछ चीजें, ये जो अभी तक अनिर्धारित कण है ग्रेविटान, ग्रेविटान उसके विनिमय से जनरेट हुआ है। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल अभी के अनिर्धारित कर ग्रेविटान के विनिमय से, ऐसे ही सारे बल किसी न किसी कणों के विनिमय से जनरेट हुए हैं। इसकी आपेक्षिक प्रबलता भी होती है, इसके परास भी होते हैं। हालांकि सिलेबस से ये चीजें हटा दी गई हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इसको बता दिया। तो ये आज का जो क्लास था, ये आप समझ लीजिए इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, भौतिक विज्ञान और विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करने का क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, पहला चैप्टर यूनिट 1 मापन, वहां से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।